दो ग्रुप में बांट दिया। लेफ्ट साइड के ग्रुप को उन्होंने क्वांटिटी ग्रुप नाम दिया। जेरी ने बच्चों को बताया कि इस ग्रुप को उनके काम की क्वांटिटी के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। क्लास के आखिरी दिन पर हर स्टूडेंट की जमा की गई फोटोज की क्वांटिटी के आधार पर बच्चों को ए, बी और सी ग्रेड मिलेंगे। राइट साइड वाले बच्चों को जेरी ने क्वालिटी ग्रुप नाम दिया। जेरी ने बताया कि क्वालिटी ग्रुप को उनके काम की क्वालिटी या एक्सीलेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। क्वालिटी ग्रुप को पूरे सेमेस्टर एक ही फोटो जमा करनी होगी और उस फोटो की क्वालिटी के आधार पर उन्हें ए, बी और सी ग्रेड मिलेंगे। सेमेस्टर के आखिर में सबसे ज्यादा अच्छी फोटोज क्वांटिटी ग्रुप ने जमा करी थी। क्वांटिटी ग्रुप ने पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा फोटोज जमा करने के लिए हर तरह के एंगल, लाइट और एक्सपोजर को टेस्ट किया था, जिससे उनके फोटोज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती चली गई थी। इस प्रोसेस में उनकी फोटोग्राफी स्किल्स परफेक्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ क्वालिटी ग्रुप एक बेस्ट फोटो को खींचने की सोच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और बिना किसी एफर्ट के एक एवरेज फोटो ही सबमिट कर पाए। ऑथर बताते हैं, लोग अक्सर बेस्ट अप्रोच को ढूंढने के चक्कर में कभी एक्शन ही नहीं लेते हैं। वोल्टेयर ने कहा है, द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। ऑथर समझाते हैं, मोशन और एक्शन के अंदर फर्क होता है। जब आप मोशन में होते हैं तब आप प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और हर चीज से सीखते रहते हैं, लेकिन मोशन से कभी भी आपको कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट या आउटकम नहीं मिलता है, जबकि एक्शन ऐसा बिहेवियर होता है जिससे आपको कोई ना कोई आउटकम जरूर मिलता है। जैसे अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए आपने 20 आइडियाज सोचे, तो यह आपका मोशन हुआ, और जब आप आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं वो आपका एक्शन होता है। जब तक एक्शन नहीं लेंगे आपका हर मोशन वेस्ट ही रहेगा। मोशन तभी कामयाब होता है जब उसके लिए कोई एक्शन भी लिया जाए। मोशन से आपको लगता है कि आप चीजों को कर रहे हैं, जबकि असल में आप किसी काम को करने की तैयारी कर रहे होते हैं। ऑथर समझाते हैं कि अगर आप किसी हैबिट को अपनी रेगुलर और नॉर्मल आदत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परफेक्शन की जगह रिपीटेशन से शुरुआत करनी होगी। हाउ लॉन्ग डज इट एक्चुअली टेक टू फॉर्म अ न्यू हैबिट? किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको रिपीटेशन का प्रोसेस को फॉलो करना होता है। आप जितना ज्यादा किसी एक्टिविटी को रिपीट करते रहते हैं, आपका ब्रेन उस एक्टिविटी में उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता रहता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म पोटेंटिएशन कहते हैं। रिपीटेशन से आपके न्यूरॉन्स का उस एक्टिविटी के लिए कनेक्शन मजबूत होता रहता है। किसी भी हैबिट को रिपीट करने से आपके ब्रेन के अंदर फिजिकल बदलाव आने लगते हैं, जिससे कोई ट्रिगरिंग पॉइंट नजर आने पर आपका ब्रेन अपने आप उस हैबिट को प्रैक्टिस करने लगता है। हर बार जब भी आप किसी चीज को रिपीट करते हैं तो आप अपने ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपकी वो पर्टिकुलर हैबिट जुड़ी हुई होती है। इसलिए क्वांटिटी ग्रुप ने रिपीटेशन की वजह से बेस्ट फोटोज खींची थी और क्वालिटी ग्रुप ने कोई रिपीटेशन नहीं करी थी। इसके लिए उनकी फोटोज एवरेज थी। क्वांटिटी ग्रुप ने मोशन के साथ साथ एक्शन भी लिया था, जबकि क्वालिटी ग्रुप सिर्फ मोशन में फंस कर रह गया था। इंसान की सारी नई हैबिट्स रिपीटेशन से शुरू होती है और धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाती है। जब हैबिट्स ऑटोमेटिक बनती है तो आपके रिफ्लेक्सेस बिना सोचे ही ब्रेन से उन हैबिट्स को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। ये सब कुछ इस तरह से होता है। इस फिगर में समझ सकते हैं कि हैबिट्स आपके रिपीटेशन पर निर्भर करती हैं। लोग अक्सर ऑथर से पूछते हैं कि वो नई हैबिट्स को कितने वक्त में डेवलप कर पाएंगे, जबकि ऑथर का मानना है कि लोगों को पूछना चाहिए कि कितना ज्यादा रिपीटेशन करने पर कोई भी हैबिट ऑटोमेटिक बन सकती है। ऑथर समझाते हैं, किसी भी हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने के लिए वक्त नहीं, बल्कि उस हैबिट की रिपीटेशन मायने रखती है। जैसे एक इंसान 30 दिन में किसी हैबिट को सिर्फ 2 बार ही प्रैक्टिस करते हैं और दूसरा इंसान 30 दिन में 200 बार उस हैबिट को प्रैक्टिस करता है। इसलिए हैबिट वक्त नहीं बल्कि रिपीटेशन पर निर्भर होती है। आपको किसी भी नई हैबिट को इतनी बार रिपीट करना होगा कि आपकी प्रैक्टिस आपकी हैबिट लाइन से ऊपर आ जाए, जैसा कि आपको हैबिट लाइन डायग्राम में दिखाया गया है। आपके रिपीटेशन के साथ साथ आपका एक्शन भी मायने रखता है, जो आप अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए लेते हैं। हमारे थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज मेक इट इजी को समझने और अपनाने के लिए आपको नई हैबिट्स को तब तक रिपीट करना होगा जब तक वो ऑटोमेटिक ना बन जाए। चैप्टर 9, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स। ऑथर ने जेड डायमंड की बुक गन्स, जर्म्स एंड स्टील के बारे में बताया है। ऑथर बताते हैं, डायमंड ने अपनी बुक में हर कॉन्टिनेंट की शेप के बारे में और उससे मिलने वाले फायदों के बारे में बताया है। डायमंड ने बताया कि मिडिल ईस्ट और एशिया को एग्रीकल्चर करने में फायदा होता है क्योंकि उनके कॉन्टिनेंट की शेप वाइड है।
इसलिए उन्हें हर सीजन और क्लाइमेट का फायदा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका की शेप लंबाई में है। इसकी वजह से वहां एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एशिया और मिडिल ईस्ट के फार्मर्स अलग अलग चीजों की खेती सही से कर पाते हैं और उन्हें सही से डोमेस्टिकेट भी कर पाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो क्लाइमेट आपकी डायरेक्शन के साथ साथ बदलता चला जाएगा। आप कितने भी अच्छे और स्मार्ट फार्मर क्यों ना हो, लेकिन कनाडा के वेदर में कभी भी फ्लोरिडा ऑरेंजेस नहीं उगा पाएंगे। यही वजह है कि एग्रीकल्चर एशिया और यूरोप में ज्यादा फैला हुआ है। इसलिए सेंचुरीज से एशिया और यूरोप में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सबसे अच्छा रहता है। ऑथर कहते हैं, इस एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल से आप थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज को ग्लोबल लेवल पर देख और समझ सकते हैं। ऑथर इस एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं कि इंसान हमेशा उस ऑप्शन को चुनता है जो उसे आसान लगता है, जिसमें उसे सबसे कम एफर्ट्स लगाने पड़े। जैसे एग्रीकल्चर वाले एग्जाम्पल में ऑथर ने बताया कि ईस्ट से वेस्ट खेती करने वाले लोगों की ग्रोथ सबसे तेज हुई थी, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की ओर खेती करने में कम एफर्ट्स लगते थे। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ खेती करना मुश्किल था, क्योंकि मौसम दिशा के साथ साथ बदल रहा था। इसलिए लोगों ने इस ज्यादा एफर्ट वाले ऑप्शन को बहुत कम चुना। ऑथर कहते हैं, हमारी सोसाइटी में हमेशा कम एफर्ट्स वाले काम करने के लिए एनकरेज किया जाता है। ऑथर बताते हैं, हर एक काम के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जिस काम में ज्यादा एफर्ट्स और एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादातर लोगों को वो काम अच्छा नहीं लगता है और वो उसे अवॉइड करते हैं। जैसे आपने फिट रहने के लिए रोज 100 पुशअप्स करने का प्लान बनाया, तो शुरुआत के 4 या 5 दिन तो आप एक्साइटमेंट की वजह से रोज 100 पुशअप्स कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपका पुशअप्स करने का मन नहीं होगा, क्योंकि रोज 100 पुशअप्स करने के लिए एनर्जी लगती है। और वही अगर आप रोज सिर्फ 1 पुशअप करने का प्लान बनाते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होगी। ऑथर समझाते हैं, लोगों को हैबिट से मिलने वाले फायदे तो चाहिए होते हैं, लेकिन उन हैबिट्स को डेवलप करने में कोई भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए ऑथर का मानना है कि आपको अपनी हैबिट को बहुत ज्यादा आसान बनाना होगा, जिसको प्रैक्टिस करने में आपको कोई एनर्जी ना लगानी पड़े। जैसे रोज 100 पुशअप्स की सिर्फ 1 पुशअप करना। जब आप अपनी अच्छी हैबिट्स को आसान बना लेंगे, तो आपके लिए उन्हें प्रैक्टिस करना आसान होगा और धीरे धीरे आपको उस हैबिट से मुश्किल काम करना भी आसान लगने लगेगा। ऑथर समझाते हैं, मेक इट इजी का मतलब सिर्फ आसान कामों को करना नहीं है, बल्कि हर काम को आसान बनाना और आसान तरीके से करना भी है। हाउ टू अचीव मोर विथ लेस एफर्ट्स। ऑथर कहते हैं, मान लीजिए कि आप एक गार्डन में पाइप से पानी डाल रहे हैं। वो पाइप बीच में मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पानी बहुत कम आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, जिस कंटेनर से पानी आ रहा है आप उसको झुका सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी पाइप में आ पाए, और दूसरा, आप मुड़े हुए हिस्से को सही कर देंगे ताकि पाइप में पानी बिना रुके आता रहे। अब ऑथर समझाते हैं, हैबिट को डेवलप करने के लिए अपने मोटिवेशन को बढ़ाना पानी के कंटेनर को झुकाने की तरह होता है, और हैबिट को आसान बना लेना मुड़े हुए पाइप को सही करने की तरह होता है। अपनी लाइफ रुकावटों से बचने की जगह उन्हें कम करने की कोशिश करिए, और इसके लिए आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करना होगा, जिससे आपकी हैबिट्स पर आपको बहुत कम एनर्जी लगानी पड़े, क्योंकि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बदलना आसान होता है। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से बदलिए जिससे आपकी हैबिट आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए। ऑथर बताते हैं, लोग अक्सर नई हैबिट को डेवलप करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बना लेते हैं, जबकि आप लोगों को नई हैबिट डेवलप करने के लिए अपनी लाइफ में से फ्रिक्शन को कम करना होगा, जिससे आपको कोई स्ट्रिक्ट रूल ना बनाना पड़े और आपकी हैबिट बहुत आसान बन जाए। ऑथर न्यूयॉर्कर मैगजीन में छपे एक आर्टिकल के बारे में बताते हैं। उस आर्टिकल का टाइटल बेटर ऑल द टाइम था, जिसे जेम्स सुरोविकी ने लिखा था। उस आर्टिकल में जापान की कंपनीज के बारे में बताया गया था। 1970 में जापान के इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ने वक्त को बचाने के लिए कंपनीज का इंटीरियर इस तरह से रीडिजाइन किया कि वर्कर्स को कोई भी टूल लेने जाने के लिए वक्त बर्बाद ना करना पड़े और हर चीज उनके पास मौजूद रहे। इस टेक्निक को जापान में लीन प्रोडक्शन का नाम दिया गया। इस टेक्निक की मदद से जापान की इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स 1974 में सबसे एफिशिएंट बन गई थी। ऑथर समझाते हैं,
आप इस स्ट्रैटेजी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नाम दे सकते हैं, जिसकी मदद से जापान की फर्म ने फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, जिससे उनके प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आई। ऑथर कहते हैं, आप अपनी डेली लाइफ की हैबिट्स को देख लीजिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि इससे मार्केट जाने का फ्रिक्शन हट जाता है। टेक्स्ट मैसेजेस से आपका लेटर भेजने के वक्त का फ्रिक्शन बच जाता है। जैसे जब से वॉइस एक्टिवेटेड स्पीकर्स आए हैं, लोगों का फोन निकालकर म्यूजिक ऐप खोले और गाना सर्च करने का फ्रिक्शन हट गया है। ऑथर समझाते हैं, आपको भी अपने एनवायरनमेंट में से ऐसे फ्रिक्शंस को हटाना होगा जिससे आपकी हैबिट्स आसान बन जाए। प्राइम द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर यूज। ऑथर मिसिसिपी के एक आईटी डेवलपर ऑसवर्ल्ड न्यूक्लियस के बारे में बताते हैं। ऑसवर्ल्ड अपने एनवायरनमेंट को हमेशा फ्रिक्शनलेस रखते थे। जैसे ऑसवर्ल्ड टीवी देखने के बाद रिमोट को हमेशा उसकी जगह पर वापस रखते थे, सोफा या काउच को साफ करते थे, गाड़ी पार्क करने के बाद सारा कूड़ा डस्टबिन में डालते थे। ऑसवर्ल्ड इस एक्टिविटी को रीसेटिंग द रूम कहते हैं। ऑसवर्ल्ड ने बताया है कि इस एक्टिविटी का पर्पस असल में अपने अगले काम को फ्रिक्शनलेस बनाना होता है। ऑथर कहते हैं, जब भी आप अपने आसपास की जगह को ऑर्गेनाइज रखते हैं तो आप अपने अगले एक्शन या एक्टिविटी को आसान बना रहे होते हैं। ऑथर समझाते हैं, आप बहुत तरीकों से अपने एनवायरनमेंट को फ्रिक्शनलेस बना सकते हैं। जैसे अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं तो स्टोव को साफ रखिए, सारे बर्तनों को उनकी जगह पर रखिए और सभी इंग्रेडिएंट्स को सामने रखिए। इस तरह से जब आप कुकिंग करने जाएंगे तो आपको कोई रुकावट नजर नहीं आएगी। ऑथर बताते हैं, आप इस एनवायरनमेंट को प्राइम करने वाली टेक्निक से अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बना सकते हैं। जैसे अगर आप टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं तो हर बार टीवी देखने के बाद उसका प्लग निकाल दीजिए और सिर्फ उसी वक्त टीवी चलाइए जब आपको पता हो कि आप क्या देखना चाहते हैं। इस तरह से आपकी हैबिट के बीच फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपको उस हैबिट को प्रैक्टिस करना मुश्किल लगने लगेगा। आप चाहे तो टीवी का प्लग निकालने के साथ साथ रिमोट की बैटरीज भी निकाल दीजिए। आपको अपने फ्रिक्शन महसूस होने लगेगा। फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा, हैबिट उतनी ज्यादा मुश्किल होने लगेगी। ऑथर कहते हैं, जब आपका फोन आपके पास होता है, आप बिना वजह उसे बार बार देखते रहते हैं। अगर इसी हैबिट को बदलना चाहते हैं तो हमेशा अपने फोन को उस रूम में रखिए जहां आप बहुत कम जाते हो। आपको उठकर फोन लेकर आने में आलस आएगा और आप बिना फोन के भी बैठना पसंद करेंगे। फोन का दूसरे रूम में होना फ्रिक्शन है। अगर आप अपनी हर बुरी हैबिट के लिए ऐसे ही फ्रिक्शन बनाते रहेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी अच्छी हैबिट्स का फ्रिक्शन कम करते रहेंगे तो भी आप बहुत अच्छा महसूस करें। चैप्टर 10, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2-minute रूल। ऑथर ने एक महान डांसर और कोरियोग्राफर ट्वाइला थार्प के बारे में बताया है। थार्प को 1992 में मैकआर्थर फेलोशिप अवार्ड भी मिला था। थार्प अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपनी कुछ आसान अच्छी हैबिट्स को देती है। थार्प अपने दिन की शुरुआत एक रिचुअल से करती है। थार्प रोज सुबह 5:30 बजे उठती है और जिम जाने के लिए टैक्सी हायर करती है। जब वो टैक्सी को जिम जाने का ऑर्डर दे देती है तब उनका रिचुअल पूरा हो जाता है। ये एक सिंपल सा एक्ट है जो हर रोज रिपीट करने पर हैबिट बन गया था। इस हैबिट को पूरा करते ही दूसरी हैबिट यानी जिम के बीच में ही बचता था और इस तरह से ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। ऑथर बताते हैं, रिसर्चर्स से पता चला है कि पूरे दिन में किए जाने वाले एक्शंस में से 40 से 50% एक्ट हैबिट होते हैं जिनसे हम अवेयर नहीं होते हैं। ऑथर समझाते हैं, हैबिट एक हाईवे की तरफ जाने वाले एंट्रेंस की तरफ होती है जो एक हैबिट या एक्शन पूरा करने के बाद अगला रास्ता मतलब अगला एक्शन बना देती है। जैसे थार्प के केस में जब वो टैक्सी को ऑर्डर देती थी तो वो अपनी एक हैबिट को पूरा कर चुकी होती थी, जिसके बाद उसका दूसरा एक्शन या हैबिट यानी जिम सामने आ जाता है, जिसके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं बचता था। ऑथर कहते हैं, अपनी नई हैबिट्स को पुरानी हैबिट्स के साथ जोड़ लीजिए। इस तरह से आपकी नई हैबिट को याद रखना और उसे यूजुअल बनाना आसान हो जाएगा। ऑथर बताते हैं, रोज ऐसे मोमेंट्स जरूर आते हैं जब आपको कोई एक फैसला लेना होता है। इस तरह के फैसलों को डिसिसिव मोमेंट्स कहा जाता है। यही मोमेंट्स अक्सर हैबिट्स का फ्रिक्शन बन जाते हैं। डिसिसिव मोमेंट्स आपके फ्यूचर के लिए ऑप्शन देते हैं। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यह आपके लिए एक डिसिसिव मोमेंट होगा, क्योंकि यही फैसला डिसाइड करेगा कि आखिर आप क्या खाने वाले हैं। अगर आप जो खाना चाहते हैं वो मेन्यू में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपका फैसला अपने डिसीजन के रेस्ट्रिक्ट हो गया है। ऑथर कहते हैं, हम अपनी हैबिट से लिमिट हो जाते हैं।
इसलिए ऐसे डिसिसिव मोमेंट में हमें बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि आपका हर अगला एक्शन इसी डिसीजन पर बेस्ड होगा। द 2 मिनट रूल। ऑथर कहते हैं, जब भी आप कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका द 2 मिनट रूल होता है। ये रूल कहता है, आप जब भी कोई नई हैबिट शुरू करें तो उसको करने में 2 मिनट का ही वक्त लगाना चाहिए। आप किसी भी हैबिट को 2 मिनट रूल के हिसाब से ढाल सकते हैं। जैसे आप रोज रात को सोने से पहले बुक पढ़ते हैं, तो उसे 2 मिनट बनाने के लिए सिर्फ हर रोज एक ही पेज पढ़िए। क्लास के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए 2 मिनट के अंदर आपको पहले अपने नोट्स खोलने चाहिए। 2 मिनट रूल का एक लौता पर्पस आपकी हैबिट को आसान से आसान बनाना है। जैसे कोई भी रोज किसी बुक का एक पेज पढ़ सकता है, कोई भी 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकता है, और जब ऐसा रिपीट करते रहते हैं तो आपके लिए उस काम को ज्यादा लंबे वक्त तक करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ऑथर कहते हैं, आपको हैबिट 2 मिनट रूल की स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस करने पर कभी भी चैलेंजिंग नहीं लगेगी। बस आपको मुश्किल से मुश्किल हैबिट को 2 मिनट रूल की मदद से आसान बनाना होगा, जिसके बाद आप धीरे धीरे इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड हैबिट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। 2 मिनट रूल से आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे हैबिट को इंप्रूव किया जाता है। जैसा कि अभी बताया गया, आप इजी से मॉडरेट और हार्ड हैबिट्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। हार्ड लेवल पर पहुंचने के लिए आपको हैबिट डेवलप करनी होगी, जो 2 मिनट रूल से बहुत आसानी से डेवलप हो जाती है। जिसके बाद ये 2 मिनट वाली हैबिट आपका रिचुअल बन जाती है, जिसको आप जब भी कंप्लीट करते हैं आपको अगला एक्शन साफ दिखाई और याद आने लगता है। ऑथर बताते हैं, ये 2 मिनट रूल बस आपको उस हैबिट को शुरू करने के लिए बनाया गया है। जब आप किसी हैबिट को शुरू कर लेते हैं तो कोई भी आपको 2 मिनट बाद उसे बंद करने के लिए नहीं कहता है। आप अपनी मर्जी से उसे और ज्यादा वक्त तक कर सकते हैं। असल पर्पस आपको उस हैबिट के एनवायरनमेंट में भेजना होता है, जिससे आप कैजुअल हो सके और आपके लिए उस काम या हैबिट को लंबे वक्त तक करने में कोई परेशानी ना हो। ऑथर इसके साथ ये भी समझाते हैं कि उस काम को पहले ही दिन इतना ज्यादा भी मत करिए कि आप उससे बोर हो जाए या थक जाए। इसलिए इस रूल को 2 मिनट रूल कहा गया है, ताकि उस हैबिट के लिए आपकी एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट बरकरार रहे और आप रोज उसे 2 मिनट करने के लिए तैयार रहें। बाद में प्रैक्टिस करते करते आप धीरे धीरे खुद ही 2 मिनट से 15 और फिर 1 घंटे तक उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। 2 मिनट स्ट्रैटेजी से आप अपनी नई आइडेंटिटी को भी बिल्डअप कर पाते हैं। जैसे अगर आप रोज जिम जाते हैं, भले ही 2 मिनट के लिए ही सही, तो उस मोमेंट आप अपनी नई आइडेंटिटी के लिए फैसला कर लेते हैं कि आखिर आप कैसे बनना और रहना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं, लोग अक्सर हैबिट डेवलप करने की जगह उसके एंड रिजल्ट पर फोकस करते हैं, इसलिए कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। कभी भी बुक ना उठाने से बेहतर रोज एक पेज पढ़ना है, और कभी एक्सरसाइज ना करने से बेहतर रोज एक पुशअप करना है। बहुत कुछ ना करने से बेहतर थोड़ा सा कुछ भी करना होता है। ऑथर कहते हैं, जब आप एक बार अच्छे से इस 2 मिनट रूल को अपनी हैबिट्स में अप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको इस 2 मिनट रूल के साथ हैबिट शेपिंग टेक्निक को भी अप्लाई करना चाहिए। इस तरह से आप अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जब भी आपको कोई हैबिट डेवलप करने में परेशानी हो, तो आप इस 2 मिनट रूल को अप्लाई कर लीजिए। आप हैबिट को जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे, आपके लिए उसे डेवलप करना उतना ही आसान हो जाएगा। चैप्टर 11, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। ऑथर मशहूर राइटर विक्टर ह्यूगो के बारे में बताते हैं। 1830 में विक्टर ने अपने पब्लिशर को एक बुक लिखकर देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उस साल विक्टर बहुत सारे रीजंस की वजह से बुक नहीं लिख पाए थे, जिस वजह से पब्लिशर ने उन्हें अगले 6 महीनों के अंदर अंदर बुक पूरी लिखने की डेडलाइन दी। विक्टर ने इस बार हर तरह से डीले से बचने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़ों को एक अलमारी में रखकर लॉक कर दिया और अपने ओढ़ने के लिए सिर्फ एक शॉल रखा। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, न बाहर जाने के लिए कपड़े मौजूद होंगे, ना ही मैं जाऊंगा। जिसके बाद अगले 5 महीनों तक विक्टर ने लगातार बुक लिखी, जिसके बाद उनकी बुक द हंचबैक ऑफ नॉट्री डैम 14 जनवरी 1831 में पब्लिश हुई। ऑथर इस एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं कि कामयाब होने के लिए कभी कभी आपको अच्छी हैबिट्स आसान बनाने की जगह अपनी बुरी हैबिट्स को मुश्किल बनाना चाहिए। ये इस बुक के 3rd लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट इजी का बिल्कुल उल्टा है।
मेक इट डिफिकल्ट। अपनी बुरी हैबिट्स को मुश्किल बनाने की स्ट्रैटेजी को साइकोलॉजिस्ट कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं। ऑथर समझाते हैं कमिटमेंट डिवाइस वो चॉइस होती है जो आप प्रेजेंट में चूज करते हैं और जिससे आपके फ्यूचर एक्शंस डिटरमाइन होते हैं। इस चॉइस से आप अपने फ्यूचर एक्शंस को बाइंड कर लेते हैं और बुरी हैबिट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे जब विक्टर ने अपने कपड़ों को अलमारी में लॉक किया, तब उन्होंने अपनी बैड हैबिट यानी बाहर घूमने की हैबिट के लिए कमिटमेंट डिवाइस बनाया था। ऑथर कहते हैं आप हर एक चीज के कमिटमेंट डिवाइस बना सकते हैं। जैसे अगर आप ओवर ईटिंग कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चूज कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक ही ब्रांड का एक प्रोडक्ट खरीदेंगे। कमिटमेंट डिवाइस की मदद से आप अपने अच्छे हैबिट्स का फायदा उठा पाते हैं और बुरी हैबिट्स को अवॉइड कर पाते हैं। कमिटमेंट डिवाइसेस की मदद से आपके अच्छे हैबिट को प्रैक्टिस करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और बुरी हैबिट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। हाउ टू ऑटोमेट अ हैबिट एंड नेवर थिंक अबाउट इट अगेन। ऑथर जॉन हेनरी पैटरसन के बारे में बताते हैं। जॉन का जन्म 1844 में ओहियो के डाइटन शहर में हुआ था। जॉन का बचपन घर के काम करते हुए बीता था। जॉन ने कॉलेज पूरा करके ओहियो में कोल माइनर्स के लिए एक सप्लाई स्टोर खोला। स्टोर में काफी कस्टमर्स आया करते थे, लेकिन फिर भी स्टोर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद जॉन को पता चला कि उनके एम्प्लॉइज चोरी करते थे। उस वक्त जॉन को एक एडवर्टीजमेंट दिखा जिसमें कैशियर मशीन का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। उस मशीन में कैश अपने आप लॉक हो जाता था। जॉन ने अपने स्टोर के लिए 2 मशीनें खरीदी, जिसके बाद उनके स्टोर से चोरियां होना बंद हो गई और उनका स्टोर प्रॉफिट भी अर्न करने लगा था। जॉन इस मशीन के काम से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे, इसलिए उन्होंने इस मशीन की कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया और नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी के नाम से एक नई कंपनी बनाई। अगले 10 साल के अंदर ही नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी बहुत कामयाब हो गई थी। जॉन ने मशीन को इंस्टॉल करके एम्प्लॉइज की चोरी की हैबिट को इम्प्रैक्टिकल बना दिया था। जॉन ने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को नहीं बदला था, लेकिन जॉन ने उनकी बुरी हैबिट के बीच फ्रिक्शन क्रिएट कर दिया था, जिससे जॉन को वही रिजल्ट मिला जो वो चाहते थे। ऑथर कहते हैं कैश मशीन इंस्टॉल करना एक वन टाइम चॉइस थी, जिससे जॉन को एम्प्लॉइज की बुरी हैबिट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया था। ऑथर कहते हैं अच्छी हैबिट्स को रेगुलर बनाने और बुरे हैबिट्स को खत्म करने के बहुत से तरीके होते हैं, बस आपको इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल हैबिट को आसान बना सकते हैं। जैसे पर्सनल फाइनेंस, लोग ऑटोमेटिक वेज डिटेक्शन की मदद से अपने रिटायरमेंट को ऑटोमेटिकली प्लान कर लेते हैं। कुकिंग, मील डिलीवरी सर्विसेज आपके लिए ग्रोसरी शॉपिंग कर देते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह से ऑटोमेट कर लेते हैं तो आप अपने बचे हुए वक्त में दूसरे काम या नई हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान भी है। जैसे अगर आपने YouTube को कोई भी एक वीडियो को देखने के लिए ओपन किया था तो उस वीडियो के खत्म होने पर ऑटो प्ले की वजह से दूसरी वीडियो अपने आप ही चलने लग जाती है। इससे आपको दूसरी वीडियो को प्ले करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं। टेक्नोलॉजी ने हर चीज को बहुत कन्वीनियंट बना दिया है। टेक्नोलॉजी का सबसे बुरा इफेक्ट यही है कि ये हर चीज को इतना इजी बना देती है कि इंसान उससे नजरें ही नहीं हटा पाता है। इसलिए ऑथर समझाते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बाद बुरी हैबिट्स अपने आप ही मुश्किल लगने लगती है। कमिटमेंट डिवाइस, स्ट्रैटेजिक वन टाइम डिसीजन और टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी अच्छी हैबिट्स को अनअवॉइडेबल और बुरी हैबिट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फोर्थ लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग। चैप्टर 12, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। ऑथर एक पब्लिक हेल्थ वर्कर स्टीफन ल्यूबी के बारे में बताते हैं। 1990 में स्टीफन ने अपने होम टाउन को छोड़कर पाकिस्तान के कराची शहर जाने का फैसला किया। उस वक्त कराची सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में से एक था। कराची उस वक्त पाकिस्तान का इकोनॉमिक सेंटर था। कराची के कमर्शियल हिस्सों में बहुत सारी अर्बन फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा कराची शहर रहने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल जगह नहीं थी। कराची की 60% पॉपुलेशन स्लम्स में रहती थी। कराची में उस वक्त प्रॉपर सीवेज और सैनिटेशन सिस्टम तक नहीं था, जिसकी वजह से लोग बहुत सी गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए थे। उस एरिया में रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार थे। स्टीफन ल्यूबी इसी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान गए थे। ल्यूबी का मानना था कि इतनी बुरी हेल्थ कंडीशन में हाथ धोने की सिंपल स्ट्रैटेजी भी बहुत असरदार साबित हो सकती है। स्टीफन ने नोटिस किया कि ज्यादातर लोगों को पता था कि हाथ धोना एक इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन लोगों के अंदर हाथ धोने को लेकर कंसिस्टेंसी नहीं थी।
लोगों ने हाथ धोने को अपनी हैबिट नहीं बनाया था, इसलिए स्टीफन ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ मिलकर इन एरियाज में सेफगार्ड सोप बांटे। सेफगार्ड सोप के इस्तेमाल से लोगों के लिए हाथ धोना मजेदार बन गया था। स्टीफन ने अपनी स्टडी में बताया कि लोगों के अंदर हाथ धोने की हैबिट साबुन की मदद से अडॉप्ट कर ली थी। स्टीफन कहते हैं, जब किसी प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने से हमें पॉजिटिव सेंसरी सिग्नल मिलते हैं तो उस प्रोडक्ट से जुड़ी हैबिट को डेवलप करना आसान हो जाता है। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर उस एरिया के बच्चों की हेल्थ पहले से ठीक होने लगी थी। बच्चों के अंदर डायरिया 52% तक कम हो गया था, निमोनिया 48% तक कम हो गया था और स्किन इन्फेक्शन 35% तक कम हो गया था। 6 साल बाद जब स्टीफन की टीम ने उस एरिया में दोबारा सर्वे किया तो देखा कि लोगों के अंदर हाथ धोने की हैबिट कॉमन हो गई थी, जबकि पिछले 5 सालों से स्टीफन की टीम ने इस एरिया में साबुन नहीं बांटे थे। ऑथर बताते हैं कि स्टीफन की स्टडी फोर्थ लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज मेक इट सैटिस्फाइंग का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। ऑथर कहते हैं, जब किसी का एक्सपीरियंस इंसान को सैटिस्फाइंग लगता है तो वो उस बिहेवियर को जरूर रिपीट करता है। ऑथर च्युइंगम की स्टोरी बताते हैं। च्युइंगम का इन्वेंशन 1800s की शुरुआत में हो चुका था, लेकिन च्युइंगम वर्ल्ड वाइड फेमस 1891 में हुई थी, जब रिंगले ने इसे लॉन्च किया था। रिंगले पहली कंपनी थी जिसने च्युइंगम के अंदर फ्लेवर्स को ऐड किया था, जिसके बाद तो च्युइंगम खाना अच्छा लगने लगा। जिसके बाद रिंगले ने च्युइंग को माउथ फ्रेशनर की तरह लॉन्च किया। इसके बाद च्युइंगम की सेल्स रैपिडली बढ़ गई और रिंगले दुनिया की सबसे टॉप च्युइंगम कंपनी बन गई। टूथपेस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट में फ्लेवर ऐड करना शुरू कर दिया तो उनकी सेल्स भी तेजी से बढ़ गई। लोगों को ब्रश करने के बाद ये फ्लेवर एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देते हैं। ऑथर इन सभी एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं कि अगर इंसान को किसी भी चीज का इस्तेमाल सैटिस्फाइंग लगता है तो वो उस एक्शन या बिहेवियर को लगातार रिपीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई चीज अनसैटिस्फैक्टरी लगती है तो उसे प्रैक्टिस करना अवॉइड करते हैं। इन सभी एग्जाम्पल से कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज, व्हाट इज रिवॉर्डेड इज रिपीटेड और व्हाट इज पनिश्ड इज अवॉइडेड, बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है। आपके पॉजिटिव इमोशंस हैबिट को मोटिवेट करते हैं और नेगेटिव इमोशंस हैबिट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस बुक के पहले 3 लॉज, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, समझाते हैं कि कब एक हैबिट प्रैक्टिस करी जानी चाहिए, जबकि फोर्थ लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग, समझाता है कि हैबिट अगली बार रिपीट कब और कैसे होनी चाहिए। द मिसमैच बिटवीन इमीडिएट एंड डिलेड रिवॉर्ड्स। ऑथर बताते हैं, इंसान इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। इंसान चाहते हैं कि उनके हर फैसले और एक्शन से उन्हें तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाया करे। ऑथर समझाते हैं, अगर आप अपने ऑफिस में अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले में भी आपको पेमेंट महीने के आखिर में ही मिलती है। अगर आप आज से एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो अगले दिन ही आपका वजन कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगले साल तक आपका वजन जरूर कम हो जाएगा और फिट दिखने लगेंगे। साइंटिस्ट इसे डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट कहते हैं। ऑथर बताते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत से अब तक इंसान इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आज के मॉडर्न जमाने के कुछ लोग अब जाकर डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट को चुन रहे हैं। ऑथर समझाना चाहते हैं कि पिछले 1000 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन इंसान के नेचर में बहुत ही कम बदलाव आया है। यही वजह है कि आज भी लोग उन कामों को करना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। इसलिए लोग फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट पर फोकस करते हैं और प्रेजेंट सैटिस्फैक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। और फिर लोगों को यह भी लगता है, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में वही रिजल्ट मिलेंगे जो प्रेजेंट में मिल रहा है। यही सारे ऑप्शंस अक्सर लोगों को मुश्किल में डाल देते हैं। ऑथर कहते हैं, भला कोई स्मोकिंग क्यों करेगा अगर उन्हें पता हो कि लॉन्ग टर्म में इसे लंग कैंसर हो सकता है। ऑथर बताते हैं, इंसान का दिमाग शुरू से ही इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो हर हैबिट से मिलने वाले इमीडिएट रिजल्ट पर फोकस करता है और लॉन्ग टर्म में होने वाले बुरे इंपैक्ट को इग्नोर कर देता है। जैसे स्मोकिंग करने से लॉन्ग टर्म में कैंसर हो सकता है, लेकिन इमीडिएट स्ट्रेस भी कम हो जाता है। हर हैबिट के मल्टीपल रिजल्ट्स होते हैं। बुरी हैबिट शुरुआत में खुशी देती है, लेकिन बाद में इसके बुरे इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं। अच्छी हैबिट्स के साथ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छी हैबिट शुरुआत में बोरिंग लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हैबिट्स फायदेमंद साबित होती है। ऑथर कहते हैं, हर इंसान अपने फ्यूचर को सेफ, सिक्योर और खुश बनाना चाहता है, लेकिन जब फ्यूचर के लिए आज फैसले लेने की बारी आती है तो लोग ऐसे फैसले नहीं ले पाते हैं
जिनसे उन्हें आज कुछ ना मिल पा रहा हो लेकिन फ्यूचर में बहुत कुछ मिल रहा हो। लोग फ्यूचर की जगह अपने प्रेजेंट की खुशियों को इंपॉर्टेंस देते हैं और ऐसे फैसले करते हैं जिनसे उन्हें तुरंत सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल सके, भले ही फ्यूचर में ऐसे फैसलों का नतीजा बुरा ही क्यों ना हो। ऑथर समझाते हैं जिनके अंदर सही फैसले लेने की कैपेबिलिटी और अच्छी हैबिट्स होती है वही लोग फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस होता है जो उन्हें लॉन्ग टर्म के फायदे की इंपॉर्टेंस समझाता है। कामयाब बनने के लिए आप लोगों को इमीडिएट फायदे की जगह अच्छी हैबिट से मिलने वाले फ्यूचर के फायदे को इंपॉर्टेंस देनी होगी। इसके लिए आप अपने फ्यूचर में फायदा देने वाली हैबिट्स में छोटे छोटे प्लेजर जोड़ सकते हैं जिससे आपके लिए फ्यूचर के रिवॉर्ड का इंटरेस्ट बना रहता है। हाउ टू टर्न इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टू योर एडवांटेज। एक परफेक्ट वर्ल्ड में हैबिट का डेवलप हो जाना ही अपने आप में एक रिवॉर्ड होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हैबिट तभी अच्छी लगती है जब उनसे कोई बेनिफिट मिलता है। किसी भी हैबिट की शुरुआत के दौरान आपको उस हैबिट पर डटे रहने के लिए एक वजह चाहिए होती है, इसलिए इमीडिएट रिवॉर्ड भी हर हैबिट को डेवलप करने के लिए जरूरी होते हैं। ये छोटे छोटे इमीडिएट रिवॉर्ड्स आपको उस बड़े लॉन्ग टर्म वाले रिवॉर्ड के लिए एक्साइटेड रखते हैं और आपको हैबिट रिपीट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी अप्रोच है रीइंफोर्समेंट। ये अप्रोच आपकी हैबिट को एक इमीडिएट रिवॉर्ड से जोड़ देती है, जिससे हैबिट को प्रैक्टिस करने के बाद आपको सैटिस्फाइंग महसूस होता है। ऑथर कहते हैं आप रीइंफोर्समेंट अप्रोच को उन हैबिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें आप अवॉइड करना चाहते हैं। किसी भी हैबिट को अवॉइड करने के लिए आपको सोल्यूशन सोचना होगा। जैसे अगर खर्चा कम करना चाहते हैं तो एक सेविंग अकाउंट खोल लीजिए और उससे कोई एक नाम दे दीजिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, जैसे लेदर जैकेट। अब आप जब भी कोई फालतू चीज खरीदेंगे तो आपको याद रहेगा कि लेदर जैकेट के लिए आपको पैसे कलेक्ट करने हैं। इस तरह से आप फालतू खर्चा करना बंद कर देंगे। लेदर जैकेट के लिए पैसे बचाना आपको एक इमीडिएट रिवॉर्ड लगेगा जो आपको एक सैटिस्फाइंग फीलिंग देगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इमीडिएट रिवॉर्ड आपके अल्टीमेट लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड से जुड़ा हुआ है, ताकि आप उस अल्टीमेट रिवॉर्ड को पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। जैसे जैसे हैबिट आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती जाएगी, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी इमीडिएट रिवॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप उस हैबिट को एंजॉय करने लगेंगे और वो हैबिट आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा देगी। चैप्टर 13 हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। ऑथर कनाडा के एक स्टॉक ब्रोकर के बारे में बताते हैं। 1993 में कनाडा के एबॉट्सफोर्ड बैंक ने एक 23 साल के स्टॉक ब्रोकर ट्रेंट डायसमिट को हायर किया। बैंक में किसी को भी ट्रेंट से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन ट्रेंट ने अपनी डेली सिंपल हैबिट्स की मदद से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ट्रेंट हर सुबह अपने डेस्क पर 2 जार रखते थे। एक जार खाली होता था और दूसरे जार में 120 कागज के टुकड़े होते थे। ट्रेंट हर रोज सेल्स कॉल करके एक एक टुकड़ा भरे हुए जार में से खाली जार में डालते रहते थे। 18 महीनों के अंदर ट्रेंट ने $5 मिलियन की सेल्स कर ली थी। 24 साल की उम्र में ट्रेंट $75,000 हर साल अर्न कर रहे थे। ऑथर कहते हैं ये पेपर के टुकड़ों वाली स्ट्रैटेजी सैटिस्फाइंग फीलिंग देती है। जैसे जैसे ट्रेंट कॉलिंग करते रहते थे, हर टुकड़े को दूसरे जार में डालने पर उन्हें सैटिस्फैक्शन महसूस होता था। ये स्ट्रैटेजी आपको आपकी प्रोग्रेस दिखाती रहती है और लॉन्ग टर्म फायदे के लिए एक्साइटेड भी रखती है। आप अपनी हैबिट्स की प्रोग्रेस को हैबिट ट्रैकर की मदद से मेजर कर सकते हैं। हाउ टू कीप योर हैबिट्स ऑन ट्रैक। हैबिट ट्रैकर एक सिंपल सा तरीका होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपने हैबिट को रिपीट किया है या नहीं। जैसे आप रोज कैलेंडर में हर डेट को मार्क कर सकते हैं जब जब आपने अपनी हैबिट को प्रैक्टिस किया है। इस तरह से कैलेंडर आपका हैबिट ट्रैकर बन जाएगा। ऑथर बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बताते हैं। फ्रैंकलिन अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते थे जिसमें वो अपने दिन भर के 13 पर्सनल एटीट्यूड का रिकॉर्ड रखते थे, जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना, हमेशा खुद को किसी प्रोडक्टिव काम में बिजी रखना, वगैरह वगैरह। फ्रैंकलिन रात में पूरे दिन का रिकॉर्ड लिखते थे और उसे असेस करते थे। ऑथर कहते हैं आपको बस हैबिट की चेन को तोड़ना नहीं है, आपको उसे लगातार रोज प्रैक्टिस करते रहना है। हैबिट ट्रैकर की मदद से यह आसान हो जाता है। हैबिट ट्रैकर हर हैबिट और बिहेवियर को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव और सैटिस्फाइंग बना देता है। चलिए देखते हैं
हैबिट ट्रैकर ये करता कैसे है? बेनिफिट 1, हैबिट ट्रैकिंग इज ऑब्वियस। जब आप अपने एक्शन रिकॉर्ड करते रहते हैं तो इससे आपको अपने अगले एक्शन के बारे में याद रहता है। हैबिट ट्रैकिंग एक नेचुरल ट्रिगर पॉइंट क्रिएट कर देता है जिससे आपको हैबिट हमेशा याद रहती है। जैसे कैलेंडर पर मार्क करना, जब भी आप कैलेंडर देखेंगे आपको अपनी याद रहेगी। हैबिट ट्रैकिंग आपको अपने बिहेवियर और हैबिट के लिए ऑनेस्ट रखती है क्योंकि ट्रिगर पॉइंट आपको अपने बिहेवियर का नोटिस देता रहता है और आपको हैबिट रिपीट करने का रिमाइंडर भी देता रहता है। बेनिफिट 2, हैबिट ट्रैकिंग इज अट्रैक्टिव। आपकी प्रोग्रेस आपको मोटिवेट करती रहती है। जैसे जैसे हमको पता चलता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप उस हैबिट को रिपीट करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होते रहते हैं। हर एक छोटी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग आपकी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाती है और आपको उस हैबिट को प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट करती है। बेनिफिट 3, हैबिट ट्रैकिंग इज सैटिस्फाइंग। हैबिट को ट्रैक करना अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन होता है। जब आप अपने कैलेंडर में रोज मार्किंग करते हैं तो आपको इससे सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि आपको अपनी प्रोग्रेस दिखती रहती है। इंसान को अपनी प्रोग्रेस देखना अच्छा लगता है। इसके साथ साथ हैबिट ट्रैकिंग आपको याद दिलाती रहती है कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं और इसके लिए किस पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। ऑथर कहते हैं, जब किसी के लिए हैबिट को डेवलप करना ही मुश्किल है तो उसकी ट्रैकिंग करना तो और ज्यादा बर्डन लगने लगता है। ऑथर समझाते हैं, आपको अपनी हर हैबिट का ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है। ये ट्रैकिंग बस आपके लिए बेनिफिशियल होती है। ऑथर बताते हैं कि आप लोग हैबिट ट्रैकिंग को आसान बना सकते हैं, बल्कि बहुत बार तो आप लोगों को पता तक नहीं होता है कि आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो उससे ऑटोमेटिक बनाइए। जैसे फिटबिट आपकी हेल्थ का रिकॉर्ड रखता है, गूगल कैलेंडर मीटिंग्स का, तो इसी तरह से आप इन चीजों से ऑटोमेटिक डेटा ले सकते हैं और रोज ट्रैकिंग करने की जगह हफ्ते या महीने में ट्रैकिंग कर सकते हैं। इस तरह से ट्रैकिंग आसान हो जाती है। इस तरह से आप हैबिट स्टैकिंग और हैबिट ट्रैकिंग को एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे द हैबिट स्टैकिंग प्लस हैबिट ट्रैकिंग फॉर्मूला, आफ्टर इनटू द ब्रैकेट करंट हैबिट प्लस आई विल ट्रैक द हैबिट। जैसे जिम में एक्सरसाइज करने के बाद मैं अपने वर्कआउट का रिकॉर्ड जर्नल में लिखूंगा या लिखूंगी। इस तरह से आपकी ट्रैकिंग आसान बन जाएगी। हाउ टू रिकवर क्विकली व्हेन योर हैबिट्स ब्रेक डाउन। आप अपनी हैबिट्स को कितना भी लगातार फॉलो क्यों ना करते हो, लेकिन कभी ना कभी किसी भी वजह से हैबिट्स डिस्टर्ब हो ही जाती है। परफेक्शन तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ऑथर समझाते हैं, जब भी आप हैबिट को मिस कर दें तो बस एक सिंपल रूल याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब कभी भी किसी भी हैबिट को 2 बार मिस ना करें। एक बार किसी भी इमरजेंसी की वजह से आप हैबिट को मिस कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बात श्योर करनी होगी कि आप दूसरी बार हैबिट को मिस ना करें, क्योंकि जब आप किसी हैबिट को 2 बार मिस कर देते हैं तो यह मिस करना आपकी नई हैबिट बनने लगती है। वैसे भी बुरी हैबिट्स अच्छी हैबिट से ज्यादा जल्दी डेवलप हो जाती है। ऑथर कहते हैं, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन विनर वही होता है जो इन सारी परेशानियों के बावजूद भी हार नहीं मानता और अपनी हैबिट को रिपीट करता रहता है। नोइंग व्हेन एंड व्हेन नॉट टू ट्रैक अ हैबिट। ऑथर कहते हैं, लोग अक्सर ट्रैकिंग करते वक्त नंबर्स पर ध्यान देते हैं। लोग अक्सर अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को रेवेन्यू और सेल्स से ट्रैक करते हैं। जिम करने वाले लोग अपने नंबर ऑफ आवर्स से ट्रैकिंग करते हैं। इंसान हमेशा जीतना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरह से अपनी जीत को जस्टिफाई क्यों ना कर रहे हो। लोग क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं। लोग घंटों तक जिम में एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि वो एक्सरसाइज सही ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं। ऐसे ही लोग गलत हैबिट्स को मेजर करते हैं और उनकी ट्रैकिंग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो अल्टीमेट रिवॉर्ड कभी मिल ही नहीं पाता है। लोगों को लगता है कि वो क्वालिटी को मेजर ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे मेजर करना या ट्रैक करना इंपॉर्टेंट नहीं है और इंसान अपना सारा फोकस नंबर के ऊपर लगा देते हैं। ऑथर समझाते हैं, आपको अपनी हैबिट्स की सही से ट्रैकिंग करना सीखना होगा। आपको नंबर्स की हैबिट के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी समझना होगा। जैसे घंटों तक एक्सरसाइज करने के बाद जो डिफरेंस आपको अपनी बॉडी और इंटरनल एंड्योरेंस में महसूस होता है, उसे रिकॉर्ड करिए। जरूरी नहीं कि आप ट्रैकर में कोई नंबर डालें, आप अपनी समझ के मुताबिक कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। इस तरह
आप हैबिट की सही ट्रैकिंग और प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं, जो आपको अल्टीमेट गोल की तरफ मोटिवेट करेगा। चैप्टर 14, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। ऑथर एक पायलट रॉजर फिशर के बारे में बताते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रॉजर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया, जिसके बाद रॉजर ने वर्ल्ड पीस जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर काफी सालों तक काम किया। रॉजर ने न्यूक्लियर अटैक्स को बंद करने के लिए एक प्लान बनाया। रॉजर ने बताया, जो भी प्रेसिडेंट न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर देते हैं, उन्हें किसी भी इंसान की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहां भी न्यूक्लियर अटैक होता है वो उस जगह से मीलों दूर होते हैं। रॉजर ने कहा, न्यूक्लियर अटैक करने के लिए जिस कोड की जरूरत होती है, उसे एक आदमी के हाथ में कैप्सूल के अंदर डालकर इम्प्लांट कर देना चाहिए, और जब भी किसी प्रेसिडेंट को न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर देना होगा तो उन्हें उस इंसान को मारकर कोड निकालना पड़ेगा, जिससे उन्हें एहसास हो जाएगा कि किसी की जान बहुत कीमती होती है और उस कीमती जान को लेना बहुत मुश्किल काम है। ऑथर इस फोर्थ लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज में अभी तक हैबिट को सेटिस्फाई बनाने के बारे में बताया है। रॉजर का ये प्लान इस लॉ का बिल्कुल उल्टा वर्जन है। रॉजर ने न्यूक्लियर अटैक की हैबिट को इमीडिएटली डिससैटिस्फाइंग बनाने की कोशिश करी है। ऑथर समझाते हैं कि जब कोई हैबिट सैटिस्फाइंग होती है तो हम उसे बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक इसी तरह जब कोई हैबिट डिससैटिस्फाइंग होती है तो हम उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऑथर कहते हैं, अगर आप अपनी किसी बुरी हैबिट को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसे किसी नुकसान से जोड़ लीजिए। जैसे ज्यादा खर्चा करने पर महीने के आखिर में आपके पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। ये नुकसान आपको उस हैबिट को रिपीट करने से रोकेगा। आप जितना ज्यादा नुकसान को बढ़ाते जाते हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी बैड हैबिट को भी अवॉइड करते रहते हैं। जैसे आप बिजली का बिल टाइम पर भर देते हैं, क्योंकि लेट बिल भरने पर बहुत ज्यादा हाई लेट फी चार्ज की जाती है। बुरी हैबिट्स के साथ आप किसी भी नुकसान को हैबिट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से जोड़ सकते हैं। द हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। ऑथर समझाते हैं, जब देश के लिए कोई नया रूल बनाया जाता है तो ज्यादातर लोग उसे नहीं मानते हैं, जबकि जब उसी रूल को कानून बना दिया जाता है तो उसे देश के हर इंसान को मानना पड़ता है। कानून का पालन ना करने पर लोगों को सजा भी मिलती है। इस सजा के डर से हर इंसान कानून को फॉलो करना अपनी हैबिट बना लेते हैं। ऑथर कहते हैं, ठीक इसी तरह से आप अपनी हैबिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी हैबिट्स की कमिटमेंट और उसे फॉलो ना करने की सजा लिखी हो। जिसके बाद आप अपने किसी भी दो दोस्तों या सिबलिंग्स को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा सकते हैं। ये पार्टनर्स आपको सजा और कमिटमेंट याद दिलाते रहेंगे। ऑथर कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सुनने में थोड़ी बड़ी चढ़ी सी लगती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाना और इस पर साइन करना आपकी हैबिट को लेकर सीरियसनेस को दिखाता है। ऑथर कहते हैं, अपनी बैड हैबिट्स को अनसैटिस्फाइंग बनाने के लिए भी आप हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसमें उस बुरी हैबिट को रिपीट करने पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से भी आपको बहुत मदद मिल सकती है। जब आपको पता होता है कि कोई आप पर नजर रख रहा है तो आप गलतियां कम करते हैं और अपनी हैबिट्स को फॉलो करते रहते हैं। इंसान हर काम सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पाने के लिए करता है, इसलिए सोसाइटी का ही एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होने से अच्छी हैबिट को डेवलप करना और बुरी हैबिट को अवॉइड करना आसान हो जाता है। एडवांस टैक्टिक्स, हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग merely good to being truly great. Chapter 15, The Truth About Talent, When Genes Matter and When They Don't. ऑथर दो ओलंपिक प्लेयर्स माइकल फेल्प्स और एआई ग्यूरोज के बारे में बताते हैं। माइकल फेल्प हिस्ट्री के अब तक के सबसे बेस्ट स्विमर हैं। फेल्प्स को ओलंपिक की हिस्ट्री में बाकी सभी एथलीट से सबसे ज्यादा मेडल्स मिल चुके हैं। दूसरी तरफ एआई ग्यूरोज बहुत अच्छे रनर थे। एआई ग्यूरोज को 2 गोल्ड मेडल्स भी मिल चुके हैं। एआई ग्यूरोज 1500 मीटर और 2000 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। ये दोनों एथलीट एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। एआई ग्यूरोज की हाइट 5 फीट 9 इंचेस और फेल्प्स की हाइट 6 फीट 4 इंचेस है। इतना ज्यादा हाइट डिफरेंस होने के बावजूद भी दोनों प्लेयर्स को एक जैसी लंबाई की पैंट आ जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि फेल्प्स की टांगे छोटी थी और उनका ऊपरी शरीर लंबा था, जो कि एक आइडियल स्विमर का होना भी चाहिए। दूसरी तरफ एआई ग्यूरोज की टांगे लंबी थी और ऊपरी शरीर छोटा था, जो एक आइडियल रनर के लिए सही बॉडी होती है। अब जरा सोचिए, अगर इन दोनों एथलीट्स को अपने अपने स्पोर्ट्स एक दूसरे से बदलने के लिए कहा जाए तो क्या वो उस बदले हुए स्पोर्ट में कामयाब हो पाएंगे?
ऑथर समझाते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी इसलिए कामयाब हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने लिए सही स्पोर्ट को चुना था। इसलिए आप लोगों को भी अपने लिए सही फील्ड को चुनना चाहिए। ये रूल हैबिट पर भी अप्लाई होता है। जब आप अपनी अपनी हैबिट्स को अपनी नेचुरल एबिलिटीज से जोड़ लेते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करना और ज्यादा आसान और सैटिस्फाइंग लगने लगता है। ऑथर कहते हैं ये सच है कि हर इंसान अलग अलग एबिलिटीज के साथ जन्मा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई इंसान कामयाब बनने के लिए जन्मा है और कोई नाकामयाब होने के लिए। ऐसा सोचना गलत है। यह सच है कि लोगों के जीन्स अलग अलग होते हैं और उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, और जीन्स किसी सिचुएशन में फायदा देते हैं तो किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम भी कर देते हैं। जैसे अगर आप 7 फीट लंबे हैं तो आपके लिए बास्केटबॉल डंक करना आसान होगा, वहीं अगर आपको जिम्नास्टिक्स करने के लिए कहा जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही हमारे जीन्स को हेल्पफुल बनाता है। एनवायरनमेंट बदलने के साथ साथ कामयाब होने के चांसेस भी बदलते रहते हैं। जीन्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अफेक्ट करते हैं। ऑथर समझाते हैं जीन्स आपकी किस्मत का फैसला नहीं करते हैं, बल्कि जीन्स तो बस आपकी अपॉर्चुनिटीज के एरिया को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें से आप अपने लिए सबसे सही सूटेबल चीज को चुन सकते हैं। आपको कामयाब बनने के लिए अपने एफर्ट्स को उस डायरेक्शन में ले जाना होगा जो आपकी नेचुरल स्किल्स से मैच होती हो, ताकि आप अपने एम्बिशन को अपनी एबिलिटीज से जोड़ पाएं और कामयाब बन पाएं। हाउ योर पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसेस योर हैबिट। आपकी हर हैबिट के पीछे आपके जीन्स काम कर रहे होते हैं। आप किसी भी एक्शन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और हैबिट के प्रति कितने सीरियस एक्शन लेते हैं या इग्नोर करते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपकी जीन्स पर निर्भर करता है। ऑथर बताते हैं आपकी जीन्स आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आपकी पर्सनालिटी का हर कैरेक्टरिस्टिक्स हर सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करता है। ऑथर 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताते हैं, जिसे बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स कहा जाता है। पहला, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ऐसे लोग एक तरफ तो हर चीज को जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं और दूसरी तरफ वो बहुत सेंसिटिव और सावधान हो जाते हैं। दूसरा, कॉन्शियसनेस। ऐसे लोग बहुत एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड होने के साथ साथ कभी कभी आसान चीजों को पसंद करने लगते हैं। तीसरा, एक्सट्रोवर्जन। ऐसे लोग कभी एक्सट्रोवर्ट और एनर्जेटिक होते हैं तो कभी कभी बिल्कुल ही रिजर्व्ड बन जाते हैं। चौथा, अग्रीएबलनेस। ऐसे फ्रेंडली होने के साथ साथ कभी कभी अलग थलग रहने लग जाते हैं। पांचवा, न्यूरोटिसिज्म। सेंसिटिव और डेली होने के अलावा ये लोग एकदम से कॉन्फिडेंट, शांत और स्टेबल हो जाते हैं। इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एक्सट्रोवर्जन, साइंटिस्ट बताते हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज म्यूजिक से अट्रैक्ट होते हैं वो बड़े होकर एक्सट्रोवर्ट बनते हैं। जो बेबीज म्यूजिक को पसंद नहीं करते वो बड़े होकर इंट्रोवर्ट बनते हैं। जो लोग अग्रीएबल होते हैं उनके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे सोशल बॉन्डिंग अच्छी होती है। न्यूरोटिसिज्म हर इंसान के अंदर अलग अलग लेवल पर होता है। जिसके अंदर न्यूरोटिसिज्म ज्यादा होता है वो हमेशा डरे हुए रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। ऑथर कहते हैं हमारी हैबिट्स पर्सनालिटी के साथ साथ जीन्स पर भी बहुत निर्भर करती है। इंसान की जीन्स ही हैबिट को आसान बना देते हैं तो किसी को बहुत मुश्किल बना देते हैं। इसलिए आपको अपनी हैबिट्स को रेगुलर बनाने के लिए उन्हें लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करती हो। तभी आपको अपनी हैबिट से सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। इस बुक के चौथे लॉ का मतलब ही यही है कि हैबिट जितनी ज्यादा एंजॉय करने वाली होगी इंसान को उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। हाउ टू फाइंड अ गेम वेयर द ऑड्स आर इन योर फेवर। कहने के लिए तो आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ उन्हीं चीजों को एंजॉय करते हैं जो आपको बिना किसी मेहनत या मुश्किल से मिल जाती है। जो लोग जिस भी फील्ड में टैलेंटेड होते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए उन्हें उस काम के लिए बहुत तारीफ भी मिलती है। अपनी प्रोग्रेस को देखकर ये लोग और भी एक्साइटेड हो जाते हैं और उस हैबिट को लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। सही हैबिट चुनने से प्रोग्रेस आसान हो जाती है और गलत हैबिट चुनने से इंसान की पूरी जिंदगी ही स्ट्रगल करने लग जाती है। ऑथर ने सही हैबिट को चुनने का तरीका समझाया है। ऑथर बताते हैं आपको सबसे पहले आसान हैबिट को चुनना होगा। जब हैबिट आसान होती है तो उसे डेवलप करना भी आसान हो जाता है।
जिससे आप ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा आप ट्रायल एंड एरर मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सारी जिंदगी हर करियर या हैबिट को ट्राई कर करके चेक करें। आपको हर एक्टिविटी या हैबिट को शुरुआत में एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसे ऑथर ने एक्सप्लोरेशन ट्रेड ऑफ कहा है। इसका ट्रेड ऑफ का असली पर्पस ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करना होता है। इस एक्सप्लोरेशन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हैबिट आपकी पर्सनालिटी को सूट कर रही है। आप सही हैबिट को चुनने के लिए खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट फील्स लाइक फन टू मी बट वर्क टू अदर्स। आपको समझना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपको मजा आता है और दूसरे लोगों को वही काम एक बर्डन लगता है। यही हैबिट या काम आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा सूट करेगी। व्हाट मेक्स मी लूज ट्रैक ऑफ टाइम। आपको सोचना होगा ऐसा कौन सा काम है जिसको प्रैक्टिस करते हुए आपको वक्त तक का पता नहीं चलता है। आप उस काम में इतना खो जाते हैं कि आप घंटों तक उसे प्रैक्टिस करते रहते हैं और घंटों बाद भी वो हैबिट आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देती है। Where do I get greater returns than the average person? ऐसा कौन सा काम है जो आपको दूसरे लोगों के मुकाबले में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है और आप उस काम या हैबिट को प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। What comes naturally to me? आपको सोचना होगा कि कौन सा काम आपको नेचुरली अच्छा लगता है, चाहे वो हैबिट बुरी ही क्यों ना हो। जिस हैबिट को प्रैक्टिस करते वक्त आपको सबसे ज्यादा जिंदा महसूस होता है। ऑथर समझाते हैं हर इंसान के अंदर किसी भी काम को करने की 25% कैपेबिलिटी होती ही है, चाहे वो जीन्स उस इंसान के अंदर हो या नहीं। तो आप इस 25% कैपेबिलिटी के साथ अपनी नेचुरल पर्सनालिटी को जोड़कर एक अलग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं जब आप बेहतर बनकर जीत नहीं सकते हैं तो खुद को दूसरों से अलग बना लीजिए, आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी काम की स्पेशलाइजेशन सीख कर जीन्स को भी हरा सकते हैं। अगर आप नेचुरली उन जीन्स के साथ पैदा नहीं हुए हैं तो खुद को उस स्किल का मास्टर बना लीजिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर जीन्स। ऑथर कहते हैं जीन्स बेशक हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन जीन्स कभी भी इंसान को मेहनत करने से नहीं रोकते हैं। एक बार जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाती है तो आपको पता होता है कि आपको अपना वक्त और एनर्जी कहां यूज करनी है। इस तरह से आप सही अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ पाते हैं और चैलेंजेस को अवॉइड कर पाते हैं। जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने नेचर को समझ पाते हैं, अपनी हैबिट्स के लिए उतनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। ऑथर समझाते हैं अगर कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता है तो जीन्स उसे कामयाब नहीं बना सकते हैं। चाहे किसी के पास जीन्स हो या नहीं, कामयाब बनने के लिए मेहनत सभी को करनी पड़ती है। लक 100 में से सिर्फ 2% लोगों का काम करता है, बाकी के 98% लोग मेहनत करके ही कामयाब बनते हैं। इसलिए आपको उन हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी और स्किल्स से मिलती हो और आपको सेटिस्फैक्शन देती हो। चैप्टर 16 द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। ऑथर बताते हैं जब 1955 में कैलिफोर्निया के अंदर डिज्नीलैंड ओपन हुआ था, तब एक 10 साल के बच्चे को वहां गाइड बुक्स बेचने की जॉब मिली। उस वक्त लेबर लॉज ज्यादा मजबूत और इंपॉर्टेंट नहीं थे। 1 साल के अंदर उस बच्चे ने मैजिक ट्रिक्स करना और स्टेज पर परफॉर्म करना सीख लिया था। जल्द ही उस बच्चे को समझ आ गया था कि उसके अंदर परफॉर्म करने वाले जीन्स हैं, लेकिन उसने एक कॉमेडियन बनने का फैसला लिया। अपनी टीन एज में उस बच्चे ने छोटे छोटे क्लब्स के अंदर लगातार छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस करना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में उस बच्चे की परफॉर्मेंस स्किल्स बहुत बेहतर हो चुकी थी। 1970s तक वो बच्चा, जो अब बड़ा हो चुका था, टीवी शोज पर गेस्ट बनकर बुलाया जाने लगा था। वो 10 साल का छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन स्टीव मार्टिन थे। ऑथर समझाते हैं मार्टिन की स्टोरी से आप जान पाएंगे कि जब किसी हैबिट को लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप जरूर कामयाब होते हैं। जैसे मार्टिन ने 10 साल की उम्र से ही परफॉर्म करना नहीं छोड़ा था। मार्टिन भी बहुत बार फेल हुए, कभी कभी तो उन्होंने खाली क्लब में भी परफॉर्म किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इस हैबिट को ब्रेक नहीं किया था, इसलिए वो आज इतने कामयाब थे। ऑथर बताते हैं इंसान के दिमाग को चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं, लेकिन सिर्फ मैनेजेबल चैलेंजेस ही इंसान के दिमाग को अच्छे लगते हैं। जैसे अगर आपको टेनिस खेलना पसंद है और आप किसी छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तो आप आराम से जीत जाएंगे और जल्दी बोर भी हो जाएंगे।
वहीं दूसरी तरफ अगर आप मशहूर टेनिस प्लेयर के साथ खेलेंगे तो आप खेलने से पहले ही हार मान लेंगे, और अगर किसी अपने बराबर के इंसान के साथ खेलेंगे तो आपका मोटिवेशन बरकरार रहेगा और आप अपनी प्रोग्रेस को देखकर गेम को जीतने के लिए एक्साइटेड भी रहेंगे। ऑथर समझाते हैं, गोल्डी ब्लॉक्स रूल कहता है कि जब इंसान अपनी एबिलिटीज के मुताबिक कोई काम करता है तो उसका मोटिवेशन ज्यादा हाई पर पहुंच जाता है। कोई भी काम ना हार्ड हो ना बहुत आसान हो, बस आपकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक होना चाहिए, जैसा ऑथर ने अभी टेनिस का एग्जाम्पल से समझाया है। मार्टिन के करियर से आप गोल्डी ब्लॉक्स के रूल को आराम से समझ सकते हैं। हर साल मार्टिन ने अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाया और उस प्रोग्रेस से मोटिवेशन को बढ़ाया था। ऑथर समझाते हैं, जब भी आपको कोई नई हैबिट डेवलप करनी हो तो शुरुआत में उसे आसान रखिए ताकि आपको उसे रिपीट करने में कोई परेशानी ना हो। एक बार जब आपके अंदर हैबिट डेवलप हो जाती है तो आपको उसमें एंगेज रहना आसान हो जाता है और आप उस हैबिट के लिए नए चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे ही आप गोल्डी ब्लॉक जोन में एंटर कर लेते हैं तो आप फ्लो स्टेट को भी अचीव कर पाते हैं। फ्लो स्टेट जब आप किसी एक्टिविटी या हैबिट को करते हैं तो उस हैबिट के जोन में होने के एक्सपीरियंस को कहा जाता है। गोल्डी ब्लॉक्स रूल का मेन आइडिया मैनेजेबल डिफिकल्टी के चैलेंजेस के ऊपर काम करना होता है। हाउ टू स्टे फोकस्ड व्हेन यू गेट बोर्ड वर्किंग ऑन योर गोल्स। ऑथर ने बेसबॉल करियर के बाद ऑथर ने वेट लिफ्टिंग टीम ज्वाइन कर ली थी। एक दिन ऑथर जिम में वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी वहां एक फेमस कोच आए जिनसे ऑथर ने पूछा, बेस्ट एथलीट और बाकी दूसरे लोगों में क्या फर्क होता है और सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी के लोग नहीं करते हैं। कोच ने बताया, जीन्स, लक और टैलेंट तो सभी सक्सेसफुल लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन इसके अलावा ये लोग अपने बॉडम को कैसे हैंडल करते हैं, सक्सेस इसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। कोच ने बताया, कामयाब लोग भी रोज रोज की ट्रेनिंग से बोर हो जाते हैं और थक जाते हैं, लेकिन ये लोग बोर होने के बावजूद भी अपनी ट्रेनिंग की हैबिट को कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन रोज रोज एक ही रूटीन से लोग बोर होने लगते हैं और सोचते हैं कि एक दिन का ब्रेक लेना ठीक रहेगा, लेकिन ये सबसे गलत फैसला होता है। हैबिट में कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी होता है। ऑथर समझाते हैं कि बोर्डम कामयाबी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जब इंसान एक हैबिट से बोर हो जाता है तो दूसरी हैबिट को प्रैक्टिस करने लगता है, और जब उससे भी बोर हो जाता है तो उसे छोड़कर किसी और हैबिट को प्रैक्टिस करने लगता है। इस तरह से ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और इंसान कभी भी डिजायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाता है। इसलिए किसी भी हैबिट पर टिके रहने के लिए इंसान छोटे छोटे रिवॉर्ड्स को ढूंढता है। इन छोटे छोटे रिवॉर्ड से इंसान को पूरा सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलता है, लेकिन उस हैबिट को लगातार प्रैक्टिस करने का मोटिवेशन मिलता रहता है। ऑथर कहते हैं, हर बार छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ढूंढना और मिलना मुश्किल होता है, इसलिए इंसान को बोर्डम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। यही फर्क होता है एक कामयाब और नाकामयाब इंसान के बीच। कामयाब इंसान बोरियत से हार नहीं मानता है, बल्कि बोरियत को भी एंजॉयबल बना लेता है, और नाकामयाब इंसान हार मानकर हैबिट को ही बदल देते हैं। आपको कामयाब बनने के लिए बोर्डम से प्यार करना सीखना ही होगा। चैप्टर 17, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। हैबिट्स किसी भी काम को मास्टर करने की फाउंडेशन को क्रिएट करती है। जैसे चेस खेलते वक्त पहले कुछ मूव्स आप हमेशा एक जैसे ही चलते हैं, उसके बाद आप अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं। हैबिट किसी भी फील्ड की बैकबोन होती है, लेकिन ऑथर कहते हैं, जब हैबिट्स रिपीट करते करते इंसान के लिए ऑटोमेटिक हो जाती है तो गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक होने वाले एक्शंस पर इंसान कुछ भी सोचता नहीं है, वो बस हो जाते हैं। असल में इंसान गलतियों पर ध्यान भी देना छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान सिर्फ हैबिट्स को डेवलप करने पर ध्यान देते हैं, हैबिट्स को इंप्रूव करने पर फोकस ही नहीं करते हैं। बहुत सारी रिसर्चेस से भी पता चलता है कि जब एक बार कोई इंसान किसी भी फील्ड में मास्टर कर लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले में कम हो जाती है। ऑथर समझाते हैं कि आपको हर हैबिट को मास्टर करने की जरूरत नहीं है। असल में आपके पास ऑटोमेटिक हैबिट्स और डेलिबरेट प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे आप हर चीज में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। हैबिट्स प्लस डेलिबरेट प्रैक्टिस इक्वल्स टू मास्टरी। ऑथर कहते हैं,
आपको कामयाब बनने के लिए हर हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑथर समझाते हैं, एक बास्केटबॉल प्लेयर ऑटोमेटिक हैबिट के साथ गेम शुरुआत कर सकता है, लेकिन एक सर्जन कभी भी सेम हैबिट के साथ सर्जरी नहीं कर सकता है, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। इसलिए जब आप किसी भी एक हैबिट को मास्टर कर लें, तो आपको दूसरी हैबिट को मास्टर करने की तरफ बढ़ना चाहिए। हैबिट्स को मास्टर करना और फिर दूसरी हैबिट्स की तरफ बढ़ना, ये साइकिल इस तरह से एंडलेस तरीके से चलती रहती है। हैबिट एक पावरफुल टूल होती है, लेकिन हैबिट एक बार डेवलप करने के बाद हमें अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान रखना चाहिए और इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, ताकि आप ऑटो पायलट की वजह से गलतियां ना करें। हाउ टू रिव्यू योर हैबिट्स एंड मेक एडजस्टमेंट्स। ऑथर बताते हैं, 1986 में लॉस एंजलिस लेकर्स को दुनिया की सबसे अच्छी टीम माना जाता था, लेकिन ये टीम ज्यादा दिनों तक इस टाइटल को नहीं रख पाई थी। 1986 के वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में लॉस एंजलिस लेकर्स बहुत बुरी तरह से हारी थी। टीम की इस तरह की हार के बाद टीम के कोच पैट रिले बहुत निराश थे। इसलिए रिले ने टीम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एक प्लान करियर बेस्ट एफर्ट प्रोग्राम बनाया, CBE। इस प्रोग्राम के मुताबिक रिले प्लेयर्स के हाई स्कूल का रिकॉर्ड रखते थे और हाई स्कूल से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखते थे, जिसके बाद हर प्लेयर के पोटेंशियल और एबिलिटी के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग को डिजाइन किया जाता था। इसके साथ साथ रिले ने हर प्लेयर को एक सीजन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस 1% तक बढ़ाने के लिए कहते थे। रिले का ये CBE प्रोग्राम सिर्फ प्लेयर्स के स्टैटिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें मेंटली और स्पिरिचुअली बेस्ट एफर्ट्स इस्तेमाल करना सिखाने के लिए बनाया गया था। रिले सीजन ने आखिर में हर प्लेयर की परफॉर्मेंस को पूरी टीम के साथ साथ बाकी दूसरी टीम्स के प्लेयर्स से भी कंपेयर करते थे। रिले ने प्लेयर्स की 1985 की परफॉर्मेंस को 1986 की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर किया था, ताकि पता चल सके कि प्लेयर्स ने कितना इंप्रूव किया है। रिले का ये CBE प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इस बार लॉस एंजलिस लेकर्स NBA चैंपियन बन गई थी। उस साल लॉस एंजलिस लेकर्स दुनिया की पहली टीम बन गई थी जो लगातार NBA चैंपियनशिप जीत रही थी। ऑथर समझाते हैं, लॉस एंजलिस लेकर्स का एग्जाम्पल आपको समझाता है कि क्यों अपनी हैबिट्स के इंप्रूवमेंट को ट्रैक करना जरूरी होता है। इस तरह से आपको अपनी गलतियां पता चलती रहती है और इंप्रूवमेंट्स कर पाते हैं। आपको अपनी हैबिट्स के रिफ्लेक्शन को समझना होगा और उन्हें लगातार रिव्यू करते रहना होगा। ये रिफ्लेक्शन और रिव्यू वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और अपनी परफॉर्मेंस, हैबिट और एक्शंस को इंप्रूव कर सकता है। ऑथर कहते हैं, वो अपनी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन और रिव्यू हर साल दिसंबर में करते हैं। वो चेक करते हैं उन्होंने पूरे साल में कितने आर्टिकल्स लिखे, कितने पब्लिश हुए। उसके बाद ऑथर अपनी परफॉर्मेंस को 3 सवाल से असेस करते हैं। पहला, पूरे साल में क्या सबसे अच्छा था। दूसरा, पूरे साल में क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तीसरा, मैंने पूरे साल में क्या सीखा। जिसके 6 महीने बाद ऑथर एक इंटीग्रिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें वो अपनी पिछली की गई गलतियों को चेक करते हैं। ऑथर की इंटीग्रिटी रिपोर्ट उन्हें 3 सवालों का जवाब देती है। पहला, मेरी जिंदगी को कौन सी कोर वैल्यूज चला रही है। दूसरा, मैं कैसे अपना काम और जिंदगी को इंटीग्रिटी के साथ बिता रहा हूं। तीसरा, मैं कैसे फ्यूचर के लिए हाई स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहा हूं। ये दोनों रिपोर्ट ऑथर को गलतियां करने से रोकती है और ऑथर को रिमाइंडर देती रहती है कि आखिर उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है। ये उन्हें याद दिलाती है कि ऑथर कैसे इंसान बनना चाहते हैं और उन्हें नए चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए मोटिवेट करती है। रिफ्लेक्शन और रिव्यू से आपको पता चलता रहता है कि आप प्रेजेंट में कहां स्टैंड करते हैं और आपको फ्यूचर में कहां पहुंचना है। हाउ टू ब्रेक द बिलीव्स दैट होल्ड यू बैक। ऑथर कहते हैं, जब लोग एक हैबिट को डेवलप कर लेते हैं तो वो दूसरी हैबिट को डेवलप करना जरूरी नहीं समझते हैं और इसी वजह से लोग पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं और तो और अपने वीक पॉइंट्स को एक्सेप्ट तक नहीं करते हैं। किसी भी एक हैबिट को डेवलप करने का ये सबसे बड़ा डाउनसाइड होता है। आप ऐसा हर जगह देख सकते हैं। एक पुराना टीचर कभी भी नए टीचिंग मेथड्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक पुराना मैनेजर कभी नए एम्प्लॉयज के आइडिया को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं।
जो इंसान जितना ज्यादा किसी एक हैबिट को प्रैक्टिस करता है, वो किसी भी दूसरी हैबिट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इसके लिए ऑथर समझाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को किसी एक हैबिट के नाम मत करिए, बल्कि अपनी आइडेंटिटी छोटी सी रखिए। इस तरह से आप जिंदगी के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे और नई हैबिट्स को डेवलप कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी कुछ इस तरह की बना सकते हैं, जैसे मैं एक एथलीट बनना चाहता हूं जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहेगा। दूसरा, मैं एक सीईओ हूं जो चीजों, इंसानों और प्रोडक्ट्स दोनों को क्रिएट करता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी सही से चुन लेते हैं तो आपकी आइडेंटिटी हर हैबिट को डेवलप करने के लिए फ्लेक्सिबल बन जाती है और हर नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहती है। इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस ना होना एक जहर की तरह होता है, जिसका एंटीडोट रिफ्लेक्शन और रिव्यू स्ट्रैटेजी है। कंक्लूजन, द सीक्रेट टू रिजल्ट्स दैट लास्ट। ऑथर कहते हैं, क्या आप किसी एक इंसान को एक कॉइन देकर बोल सकते हैं कि वो अमीर बन गया है? नहीं, एक कॉइन से कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। लेकिन अगर आप लगातार एक कॉइन के बाद दूसरा कॉइन देते रहेंगे तो एक दिन वो अमीर जरूर बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान एक हैबिट डेवलप कर लेने से किसी की पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक के बाद एक हैबिट डेवलप करने से इंसान की जिंदगी में बहुत से बड़े बदलाव आते हैं जो उसके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ऑथर समझाते हैं, जैसे जैसे आप एटॉमिक हैबिट्स को एक दूसरे के साथ स्टैक करते रहते हैं, धीरे धीरे आपकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट होती रहती है। शुरुआत में इंप्रूवमेंट का रेट कम होता है, लेकिन वक्त के साथ प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ती रहती है, इंप्रूवमेंट और सैटिस्फैक्शन दोनों बढ़ते रहते हैं। ऑथर ने इस बुक में ओलंपिक मेडल विनर्स, कॉमेडियन, फिजिशियन और बिजनेस लीडर्स जैसे लोगों का एग्जाम्पल समझाया है। कैसे सिंपल सी हैबिट से वो सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में कामयाब बन गए हैं। सक्सेस किसी गोल को हासिल करना नहीं, बल्कि लगातार नया सीखना और इंप्रूव करते रहने को कहा जाता है। ऑथर ने इस बुक में समझाया है कि जब किसी हैबिट को याद रखना मुश्किल हो तो उसे ऑब्वियस बना लीजिए। कोई हैबिट बोरिंग लगे तो उसे अट्रैक्टिव बना लीजिए। कोई हैबिट मुश्किल लगे तो उसे इजी बनाइए, और जब कोई हैबिट मोटिवेट ना करे तो उसे सैटिस्फाइंग बनाइए। इस तरह से ये प्रोसेस हर हैबिट के लिए चलता रहेगा। जब भी आपको कोई परेशानी महसूस हो तो इन 4 लॉज को दोबारा से याद कर लीजिए। इन्हीं 4 लॉज से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छोटे छोटे बदलाव और एटॉमिक हैबिट से आपको यकीनन बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देते हैं और आपको वो इंसान बनने में मदद करते हैं जो आप बनना चाहते हैं।